I'm starting my series on ophthalmology और इस series में we will be following a clinical scenario approach starting with question 1. We have a 29-year-old married female, ठीक है, जो कि present करती है in the IOPD. And what is her presenting complaint? Transient episode है, transient episodes हैं blurring of vision की, जो कि last करती हैं for a couple of seconds, ठीक है. एंड दिस हैज़ बिन हैपनिंग फॉर द लास्ट 3 months, यानी 3 महीने से टेम्पररी एपिसोड्स हो रही हैं जिसमें विजन ब्लर करता है दोनों आइज़ में, और ये एपिसोड लास्ट करती है, ठीक है, फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स. जब भी कोई पेशेंट आता है ना IOPD में विद अ कंप्लेंट विच हैज़ टू डू विद द आई, विच हैज़ टू डू विद विजन, सबसे पहले विजुअल एक्विटी इज़ डन विच इन दिस केस इज़ 6/6. विजुअल एक्विटी का बिल्कुल ठीक होने का ये मतलब कभी नहीं होता कि द पर्सन इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड देयर इज़ नो पैथोलॉजी ऑफ द आई, बिकॉज विजुअल एक्विटी इज़ गोइंग टू रिमेन नॉर्मल एज लॉन्ग एज द फंडस इज़ नॉर्मल, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर विजुअल एक्विटी. बिकॉज जब भी आप स्नेलन चार्ट की तरफ देखते हैं तो जो इमेज होती है वो फंडस पर बन रही होती है, विच इज़ द एरिया ऑफ बेस्ट विजुअल एक्विटी. So even if the rest of the retina is completely destroyed, visual acuity might still be normal in such a person, ठीक है. विजुअल एक्विटी के बाद उन्होंने फंडोस्कोपी कर दी है, ठीक है, बिकॉज दे वांट टू सी के रेटिना में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ अप विद द रेटिना, व्हाट इज़ अप विद द फंडस बेसिकली. एंड ये उन्होंने इमेज दी हुई है राइट एंड लेफ्ट साइड की. अब वो पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू सी, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी ऑब्वियस, यू कैन सी बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग. अगर आपको ये नहीं नज़र आ रहा तो यू हैव टू लुक एट अ नॉर्मल फंडस इमेज जिसमें आपको नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क नज़र आएगी. जाहिर सी बात है ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन्स की ब्लरिंग हुई हुई है राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी. इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सी के जो वेन्स हैं जो कि बेसिकली वेसल्स हैं वो इनगॉज्ड है और वो डायलेटेड है, ऑब्वियसली मोर सो देन अ नॉर्मल फंडस, ठीक है ना. सो फर्स्ट में सेफ ऑप्शन है कि आप मेंशन करें कि बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग है. यू माइट ऑल्सो मेंशन कि जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, जो भी हैं, वेसल्स टू बी सेफ, दे आर इनगॉज्ड एंड डायलेटेड. और आप नोटिस कर सकते हैं कि जो ऑप्टिक डिस्क है उसके बीच में देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेडनेस जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती. इसका मतलब है कि जो डिस्क है वो हाइपरीमिक भी है, ठीक है. अच्छा, अब दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है. एंड ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ठीक है. सम आर पैसिव कॉजेज़, सम आर एक्टिव. पैसिव कॉजेज़ का मतलब ये है कि किसी वजह से जो ऑप्टिक डिस्क हेड के लेवल पर परफ्यूजन ऑल्टर हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से एडीमा डेवलप हो गया है. एक्टिव का मतलब ये होता है कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो रही है ऑप्टिक डिस्क हेड की, जिसकी वजह से वहाँ पर एडीमा है. लेकिन जो ज़्यादातर कॉजेज़ होती हैं ना ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग की, वो होती हैं यूनिलैटरल, यानी एक साइड इफेक्टेड होती है, दूसरी साइड इफेक्टेड नहीं होती. एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस. देखिए फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है तो इट्स मोर लाइकली कि वो एक साइड पर होगी एज अपोज टू इन्वॉल्विंग बोथ साइड्स कोइंसिडेंटली एट द सेम टाइम, ठीक है. सेम गोज़ फॉर एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जो कि होता तो इवेंचुअली बायलैटरल डिजीज़ में कन्वर्ट है लेकिन प्रेजेंट यूनिलैटरली करता है. सिमिलरली अगर कोई पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है तो इट्स लाइकली टू बी यूनिलैटरल, ठीक है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल कॉज ऑफ स्वेलिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क हेड, ठीक है. एक्टिव कॉजेज़ में देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन विच इज़ ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो कि 90% केसेस में यूनिलैटरल होता है. ओकेजनली इट इज़ ऑल्सो बायलैटरल एंड देयरफॉर अ पोटेंशियल कॉज ऑफ ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी important cause statistically speaking because there are many other important causes we have to consider first, ठीक है. इस लेवल पर जब भी they mention bilateral optic disc swelling, फ़ौरन आपके जहन में पैपिलिडेमा आ जाना चाहिए because that is by far the most common cause of bilateral optic disc swelling. लेकिन पैपिलिडेमा होता क्या है? पैपिलिडेमा की एक बहुत प्रिसाइज किस्म की डेफिनेशन है. अगर आप उस डेफिनेशन को याद ना रखें तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि क्या चीज़ पैपिलिडेमा है और क्या चीज़ पैपिलिडेमा नहीं है. पैपिलिडेमा ना पैसिव एडीमा है ऑप्टिक डिस्क का. इट इज़ पैसिव एडीमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क विच इज़ सेकेंडरी टू एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यानी जो डिफाइनिंग क्राइटेरिया ना उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर का एलिवेट होना ज़रूरी है, ठीक है.
This is the most important cause of bilateral optic disc swelling. Although optic neuritis is also another important cause जो कि occasionally present करती है bilaterally. Similarly uveitis भी present कर सकता है with bilateral optic disc swelling. ठीक है, लेकिन this is the most important cause. सेकेंड पार्ट में मैंने डी लिखा है ना, तो डी में यू कैन प्ले इट सेफ एंड यू कैन सिंपली मेंशन ऑल द कॉजेज ऑफ पेपिलिडेमा, वो भी डिफरेंशियल में काउंट होंगे. जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होती है ना पेपिलिडेमा की इज़ अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन द ब्रेन विच कुड बी अ ट्यूमर एंड एब्सेस. जाहिर सी बात है एक मैस है जो कि नॉर्मली नहीं होता. It's going to occupy space, it's going to occupy volume and therefore it will increase the overall pressure in the intracranial cavity. एक ही intracranial cavity है ना, ठीक है. एंड वी नो कि मेनिंजीज ने कवर किया होता है कैविटी को, और यही मेनिंजीज ऑप्टिक नर्व को कवर करती हैं. तो जब प्रेशर बढ़ेगा क्रेनियम के अंदर तो वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा टू द ऑप्टिक नर्व लीडिंग टू बायलैटरल ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज. इसके अलावा देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड बिनाइन इंट्राक्रीनियल हाइपरटेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो ब्रेन का, मेनिंजाइटिस, एनकेफलाइटिस, उसकी भी यही प्रेजेंटेशन होती है. अच्छा, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन विच इज़ एक्सट्रीमली एलिवेटेड हाइपरटेंशन 180 सिस्टोलिक से ज़्यादा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉज है पेपिलिडेमा की. तो जब भी एक पेशेंट आता है ना पेपिलिडेमा के साथ, आपने दो चीज़ों को रूल आउट करना होता है. एक है स्पेस ऑक्यूपाइंग लीशन, उसको रूल आउट करने के लिए आप सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं, और आपने मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन को रूल आउट करना होता है बीपी चेक करके. ऑलराइट, तो हमने डीडीज मेंशन कर दी हैं. पैथोजेनेसिस का हमें पहले से अंदाज़ा है. अच्छा, एक और बात है, उन्होंने कहा था कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज ट्रांजिएंट एपिसोड ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ विजन इन बोथ द आइज़. ये भी एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिकल ऑक्यूलर सिम्टम है पेपिलिडेमा का, विच इज़ recurrent attacks of transient obscuration of vision involving one or both eyes. ठीक है, but it is not the most important presenting complaint of papilledema because papilledema ubiquitously associated है ना with raised intracranial pressure. तो सबसे जो important complaint होती है वो headache होती है, early morning headache, जो कि relieve होता है by vomiting, और साथ में नोज़िया भी होता है और वॉमिटिंग भी होती है जो कि प्रोजेक्टाइल होती है. सो पेशेंट को लंबे अरसे से हेडेक है, वो उसके लिए बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करवाता है, वर्कअप कराता है. इवेंचुअली अ डॉक्टर विल से कि एमआरआई करवा लेना चाहिए एंड देन बेसिकली एवरीथिंग विल बी फिगर्ड आउट. ठीक है. अच्छा, अब ये कौन सी स्टेज है? बेस्ड ऑन द फंडस एग्जामिनेशन वी कैन सी कि ये एक फुली डिवेलप्ड पेपिलिडेमा है. अगर ये केस होता ना अर्ली पेपिलिडेमा का तो पेशेंट वुड हैव बीन एसिम्प्टोमेटिक. अगर अर्ली पेपिलिडेमा कभी मिले ना तो वो हमेशा इंसिडेंटल होता है क्योंकि उस वक्त तक सिम्टम्स नहीं आए हुए होते हैं. अर्ली पेपिलिडेमा में डिस्क मार्जिन की ब्लरिंग होती है, थोड़ा बहुत हाइपरीमिया भी होता है, एंड स्पॉन्टेनियस जो पल्सेशन होती है ना वो एब्सेंट होती हैं. बट इसके अलावा नथिंग मच इज़ प्रेजेंट. विजुअल एक्टिविटी इज़ नॉर्मल, प्यूपलरी रिएक्शन इज़ नॉर्मल. फुली डेवलप्ड पेपिलिडेमा में सिम्टम्स होते हैं बट विजुअल एक्टिविटी इज़ स्टिल नॉर्मल. इट इज़ पेपिलिडेमा इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज़ दी ओनली ऑप्टिक नर्व पैथोलॉजी जिसमें विजुअल एक्टिविटी और कलर विजन नॉर्मल रहता है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. इवेंचुअली एडवांस केसेस में विजुअल एक्टिविटी भी ड्रॉप करती है और उसके साथ कलर विजन भी अफेक्ट होता है, लेकिन लंबे अरसे तक ये दोनों बातें नॉर्मल रहती हैं. प्यूपल रिएक्शंस भी नॉर्मल हैं बिकॉज ऑप्टिक नर्व उस तरह इन्वॉल्व नहीं हुई. ऑफ्थाल्मोस्कोपी में आपको नज़र आएगा कि डिस्क हाइपरीमिक है, जैसे कि इस इमेज में नज़र आ रही है. हाइपरीमिया ऑब्वियस है, थोड़ा बहुत नज़र भी आ रहा है ना कि फंडस के कंपैरिजन में वो एरिया एलिवेटेड है. ब्लड वेसल्स बहुत ऑब्वियसली इनगॉर्ज्ड और डायलेटेड है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुली डेवलप्ड पेपिलिडेमा एंड विच इज़ एब्सेंट इन अर्ली पेपिलिडेमा. वीनस पल्सेशंस एब्सेंट है. खैर इस इमेज में तो जाहिर सी बातें नज़र आएंगी भी नहीं. हेमरेजेस एज सच नज़र नहीं आ रही, ऑल्दो यू कैन सी एक्सुडेट. ये साइड पर आपको येलो सा एक्सुडेट नज़र आ रहा है. पेटन्स लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि सर्कमफ्रेंशियल रेटिनल फोल्ड्स आपको नज़र आती हैं पेरीपेपिलरी एरिया में. बस आपको नाम पता होना चाहिए, इतना ही काफ़ी है. सेंट्रल कप इज़ रिटेन्ड. ठीक है. ऑप्टिक जो डिस्क है ना उसके बीच वाले हिस्से को हम कप कहते हैं, वो रिटेन्ड है. अच्छा, अगर ये क्रॉनिक पेपिलिडेमा होता है ना, पेशेंट अभी ना प्रेजेंट करती, 3 महीने में ना के बाद में फॉर एग्जांपल फॉर एवर रीज़न शी डजंट गो टू द डॉक्टर, और वो 5 महीने बाद जाती हैं, तो तब हो सकता है क्रॉनिक पेपिलिडेमा डेवलप हो जाता जो कि नेक्स्ट स्टेज है. तब जब वो विजुअल एक्टिविटी कराती ना तो वो रिड्यूस्ड आती. ठीक है, और वही चेंजेस होती हैं, हेमरेजेस, एडीमा, शैम्पेन कॉर्क अपीयरेंस होती है डिस्क की. अच्छा, अब ना विजुअल फील्ड जब वो पेरीमीट्री करेगा ना तो पहले विजुअल एक्टिविटी की वो भी कम आएगी. जब पेरीमीट्री करेंगे तो जो नॉर्मल ब्लाइंड स्पॉट है ना वो इनलार्ज्ड आता है. इनलार्ज्ड ब्लाइंड स्पॉट जिसको हम बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं.
तो ये क्रॉनिक पेप्टिडेमा में होता है। इस केस में अगर जब पेरीमीट्री करेंगे ना तो देयर विल बी नो एब्नॉर्मैलिटी इन द पेरीमीट्री, देयर विल बी नो एब्नॉर्मैलिटी इन द विजुअल एक्यूटी। सिर्फ फंडोस्कोपी में आपको बायलैटरल एडीमा नज़र आएगा और पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा। अगर फर्दर टाइम गुजर जाता है और पेशेंट प्रेजेंट करता है आफ्टर 6 to 9 months, फिर एट्रोफिक पेपिलोडेमा वाली स्टेज आती है। उसमें सिवियर इम्पेयरमेंट होती है विजुअल एक्विटी की और दिस विल बी ग्रेश। एग्जामिनेशन में वही बातें हैं लैब इन्वेस्टिगेशंस में एलपी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सक्लूड एसवेल बिकॉज वरना हर्निएशन हो जाती है। अगर वो पूछे ना कि क्या विजुअल फील्ड डिफेक्ट होता है, वो है बेयरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी ऑफ्थेल्मिक यानी कौन सी आई रिलेटेड एग्जामिनेशंस करेंगी। विजुअल एक्विटी विच विल बी नॉर्मल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, कलर विजन विच विल बी नॉर्मल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, पेरीमीट्री विच विल बी नॉर्मल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम अंटिल क्रॉनिक पेपिलोडेमा वाली स्टेज आती है। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, ठीक है, बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स ना नॉर्मल होती हैं, लेकिन अगर ये बायलैटरल ऑप्टिक न्यूराइटिस होता ना तो वो रिस्ट्रिक्टेड होनी थी और वो पेनफुल भी होनी थी। इसके अलावा यू कैन गो फॉर फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी जिसमें आपको लीकेज नज़र आएगी डिस्क से, ऐसी लीकेज ना होती इफ दिस वाज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ट्रीटमेंट क्या है, आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है, आपने मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, आपने एसओएल है तो उसकी सर्जिकल एक्ससिजन करनी है, एंड while going for the underlying cause you also want to reduce the intraocular pressure ताकि symptoms कम हो। उसके लिए आप diuretics देते हैं, you can repeat lumbar puncture and you can carry out VP shunt।